ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए और ईएसआई प्री के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 11 1 से 10 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का या इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में जो लोकतंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसमें से आपको कौन सा कथन सही है ये चुनना है। पहला कथन आपको ये कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ये भी गलत है, क्योंकि जो मंत्री होता है वो अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष में शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालक जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केवल 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अगर हम बात अनुच्छेद 19 की करते हैं तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 37 की अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो ये जो उल्लेखित है ये है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और उसके अनुच्छेद 51 में ये है। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना से याद रखिएगा इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इसके अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो भारत के लोग ही हैं। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगर हम बात यही मूल अधिकार की करते हैं तो मूल अधिकार से याद रखिएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा भाग 4 आयरलैंड और अनुच्छेद 36 से 51। अगर हम बात मूल कर्तव्य की करते हैं तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का क अनुच्छेद 51 4 के क के तहत, अनुच्छेद 51 क के तहत और रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1833 का अगर चार्टर अधिनियम देखें तो इससे और जो इंपॉर्टेंट कुछ बात है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। अगर हम बात चार्टर एक्ट 1813 की करते हैं तो इससे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। अगर हम बात चार्टर एक्ट 1853 की करते हैं तो इससे याद रखिएगा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। और चार्टर एक्ट अगर 1793 की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के जो वेतन थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो जो आयोजित किया गया था वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और कब किया गया था? 1992 में किया गया था। अगर हम बात पृथ्वी दिवस की करते हैं तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका से जो कुछ और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की एक नदी है कांगो नदी।
ठीक है, ये विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो अफ्रीका महादेश है ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से पृथक होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। अगर हम बात कोयला उत्पादन की करते हैं तो प्रथम स्थान इसमें चाइना का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना से। अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत में उड़ीसा जो है वह प्रथम स्थान है कोयला उत्पादन में। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ना ही सिर्फ कोयला में, ये सोना, अबरक, टंगस्टन, चावल, चाय, आलू, प्याज, गेहूं, मूंगफली, तंबाकू, कपास, ये सब चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्पास। अल्पास जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसका विस्तार जो है वो ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में है और इसके सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है, माउंट ब्लैंक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र का तो ये भी बिना ग्रह का ही है। अगर हम बात मंगल की करते हैं तो मंगल का ग्रह है, वरुण का भी है और बुध का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 4। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्र के बारे में तो शुक्र से जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर हम बात मंगल की करते हैं तो मंगल से याद रखिएगा इसे लाल ग्रह कहा जाता है और इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। अगर हम बात वरुण की करते हैं तो वरुण से याद रखिएगा यह हरे रंग का ग्रह है और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का जो बादल छाया हुआ है और इसकी खोज 1846 ईस्वी में की गई थी। अगर हम बात बुध की करते हैं तो बुध से याद रखिएगा यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है और इसका सबसे जो विशिष्ट गुण है वो ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को क्या कहा जाता है, बृहद वृत्त कहा जाता है इस क्वेश्चन, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो यूएसए राज्य में सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं भारत का सिलिकॉन वैली तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु कर्नाटका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होती है वो कैसे बनती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है। तो विद्युत चुंबकीय का जो निर्माण है वो फोटोन की गति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोन की गति के कारण। अगर हम बात विद्युत चुंबकीय तरंगों की करते हैं तो इससे याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो तरंगे हैं ये निर्वात में भी संचारित हो सकते हैं। इनका जो परास होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अदीना मस्जिद का जो निर्माण है वो करवाया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और कहाँ स्थित है ये मालदा वेस्ट बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद का जो निर्माण था वो 1373 AD में हुआ था और ये बंगाल के दूसरे सल्तनत सिकंदर शाह के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है संगोला की संधि कब हुई थी। अगर हम बात संगोला की संधि की करते हैं तो संगोला की संधि जो हुई थी वो 1750 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगोला की संधि 1750 में। संगोला की संधि जो हुई थी वो साहू जी की मृत्यु के बाद जब 1750 में मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से बालाजी बाजीराव ने एक संधि की थी और उसे ही हम लोग संगोलों की संधि कहकर पुकारते हैं। और इसके बाद संगोलों की संधि के बाद हुआ क्या था कि जो छत्रपति था वो सिर्फ दिखावे भर का रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तेल नदी किसकी सहायक नदी है। अगर हम बात तेल नदी की करते हैं तो ये महानदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महानदी के कुछ और सहायक नदियों का नाम याद रखिएगा जैसे शिवनाथ, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब महानदी के कुछ और सहायक नदियां हैं। अगर हम बात गोदावरी की करते हैं तो गोदावरी की कुछ सहायक नदियों के नाम याद रखिएगा जैसे पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, बैनगंगा, वर्धा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात कावेरी की करते हैं तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात यमुना को करते हैं तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा और कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सी झील जो है
वो विवर्तनिक झील है। अब पहले तो बात करते हैं कि विवर्तनिक झील के बारे में। अगर हम बात विवर्तनिक झील की करते हैं तो विवर्तनिक झीलों का जो निर्माण होता है वो धरातल के उठने तथा धंसने से होता है। और कश्मीर की जो बुलेट झील है वो क्या है, विवर्तनिक झील है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तनिक झील। अगर हम बात चिल्का झील की करते हैं तो चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात लोनार झील की करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। और अगर बात बुलेट झील की करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो सुमेलित होगा रक्त प्लाज्मा सुमेलित होगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन जो मैच करेगा वो मैच करेगा ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन जो मैच करेगा वो करेगा संक्रामक रोगों से रक्षा। और फाइब्रिनोजेन जो रक्त मैच करेगा वो करेगा रक्त का संकंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो होता है वो जल में मरकरी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मिनी माता रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में मरकरी की प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के अगर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो ये एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे जो कोई विवाद अगर भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच होगा, या फिर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ और एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच हो। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो ये रह सकता है 3 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक बार अगर संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 महीने तक इसको राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे करते करते इसको 3 वर्षों तक के लिए राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो भारत में सबसे पहली बार 1963 में नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तब आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर हम बात अविश्वास प्रस्ताव की करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव सदन के में विपक्षी दलों के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। प्रस्ताव के पक्ष में लेकिन कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चिल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। अगर हम बात करते हैं चिल्हना, तो चिल्हना जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी और इनका विवाह हुआ था मगध के बिंबिसार से, और इसका जो विवरण है वो मिलता है ललित विस्तार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एकमात्र, तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगर हम बात प्रथम की करते हैं तो प्रथम राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन में। और इसी के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो है दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात कालाहारी की करते हैं तो कालाहारी से याद रखिएगा इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो बोत्सवाना में है, और अगर मोजाब की बात करते हैं तो मोजाब का जो विस्तार क्षेत्र है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो हीरा धारण करने वाला जो क्षेत्र है वो है विंध्यन श्रेणी में पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन श्रेणी में। याद रखिएगा हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश है, और अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में से हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में एक साइड महाजनपद दिया हुआ है और दूसरे साइड उसकी राजधानी है, वो आपको मैच करना है। अगर हम बात करते हैं महाजनपद बस की राजधानी, तो बस की राजधानी थी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, गंधार का राजधानी था तक्षशिला, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा।
अगर हम बात महाजनपद की करते हैं तो भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए 2 जैन महासभा हुई थी। तो प्रथम जो जैन महासभा का आयोजन था वो लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर हम बात राजगिरी की करते हैं तो राजगिरी से याद रखिएगा यहाँ प्रथम बौद्ध संगति हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली से याद रखिएगा यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था साबाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। और बल्लवी से याद रखिएगा यहाँ द्वितीय जैन महासभा हुआ था जो गुजरात में है, वो किसमें? क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं की भूमि अनुदान करने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो किया था सातवाहन वंश के शासकों ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात गुप्त वंश की करते हैं तो गुप्त वंश से याद रखिएगा इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इसकी राजधानी थी मुंगेर। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसिस। अगर हम सातवाहन वंश की बात करते हैं तो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी और ये शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश था। सातवाहन राज्य की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एल्केन का है और ये एल्काइन का है। ये एल्काइन का है और ये एल्केन का होगा और ये एल्कीन का होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है मध्य अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और कोशिका जो होगा कोशिका के मध्य रेखा पर ये व्यवस्थित होता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम, कोशिका विभाजन की अगर बात करते हैं तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। 1855 और बिरचाउ नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये किया गया है अनुच्छेद 350 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 350। अगर हम बात अनुच्छेद 351 की करते हैं तो अनुच्छेद 351 से याद रखिएगा इसमें यह कहा गया है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण जी का बीमीय सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनियन एक उष्ण मरुस्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात दक्षिणी अमेरिका की करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्लियर है? ये पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई नौकायान झील टीटीकाका जो है वो यहीं स्थित है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना यहीं स्थित है। इस महादेश की बोलिविया राज्य की राजधानी जो है लापाज, वो विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर जो है वो राजधानी है। मतलब सबसे ऊंचाई की हाइट पर अगर कोई राजधानी है तो वो है बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो अगर हम बात करते हैं फॉकलैंड की जलधारा की तो ये ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कहते किसको है? जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जो जलधारा होती है उसी को हम लोग ठंडी जलधारा कहते हैं। और ये है कहाँ का? ये जो फॉकलैंड है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगर हम अटलांटिक महासागर की कुछ और ठंडी जलधारा की बात करें तो नाम याद रखिएगा लेब्राडोर, कनारी, वेनेजुएला। अगर हम कुछ अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा की बात करते हैं तो नाम याद रखिएगा फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील, उत्तरी दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये सब जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी हुई होती है। तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो बंधी हुई होती है वो हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई होती है। अगर हम बात डीएनए की करते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए से एक और चीज याद रखिएगा कि डीएनए की जो अधिकांश मात्रा होती है वो केंद्रक में पाई जाती है, जबकि लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये होता है बोरोन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। बोरोन का सिंबल होता है बी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है थ्रोम्बियन का काम क्या है? तो ये जो है ये रक्त जमाव इसका काम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रुधिर में फाइब्रोब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त जमाव में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और एथिलीन जो है वो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पित्तजकल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यही पुलित्जर पुरस्कार पूछता तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं पित्तजकल पुरस्कार जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके विजेता अभी तक एकमात्र एक ही भारतीय विजेता हुए हैं इसका, जिनका नाम है बालकृष्ण जोशी, जो कि 2018 में इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है वो है कॉर्डियम की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्डम की पहाड़ियाँ, और ये भारत की सबसे दक्षिण में स्थित है और ये है कहाँ? केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? अगर ये 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं तो इससे एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी में आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है का प्रावधान किया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुसूची पर हुआ है? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति की अनुसूची पर हुआ है। और कब हुआ है? नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक है और ये अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी तत्कालीन जो चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तब, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? देखिए पहले तो बात करते हैं कि श्वेत विद्रोह था क्या। जब देखिए श्वेत विद्रोह का मतलब क्या है कि भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया था, और जब भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया था तो इसी का अंग्रेजों ने विरोध किया था और इसी विरोध को श्वेत विद्रोह कहा गया था। और ये हुआ क्या था? कब हुआ था? लॉर्ड एरिपन के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एरिपन। देखिए लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल था 1880 से लेकर 1884। इससे जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था, स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था और 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं और ऑप्शंस की। अगर लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो इसका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। अगर हम बात लॉर्ड रीडिंग की करते हैं तो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से लेकर 1926 और इसी के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा किया था। अगर हम बात लॉर्ड मिंटो की करते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल था 1807 से लेकर 1813 और इसके काल में ही रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो शामिल है, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता तो ये शामिल है। अगर हम बात करते हैं प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार तो ये भी शामिल है। चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है। हड़ताल का अधिकार ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19 में।
अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता रखा गया। देखिए अगर हम बात अनुच्छेद 19 की करते हैं तो इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है। 19 का एक है जो बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का बी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और 19 का ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का एफ हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और 19 का जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये करने वाला जो देश है वो है चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए BBIN जो मोटर वाहन समझौता था वो बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच संपन्न किया गया था। और इसमें जो नहीं शामिल होने वाला देश था वो था म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन था वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अजय वॉरियर किन 2 देशों की संयुक्त अब सैन्य अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रिटेन का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर हम बात भारत जापान की करते हैं तो भारत जापान से याद रखिएगा भारत जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन, सिन्धु मैत्री। अगर हम बात भारत अमेरिका की करते हैं तो भारत अमेरिका से याद रखिएगा युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये सब भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि आदित्य योजना को हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। तो आदित्य योजना को जो शुरू किया है वो किया है बिहार सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आदित्य योजना जो है वो बिजली आपूर्ति से संबंधित है और इस योजना का लक्ष्य है कि सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाना है। अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार से कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जल जीवन हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना। अगर हम बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब से याद रखिएगा सर्वत सेहत बीमा योजना। और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से याद रखिएगा गोवर्धन योजना, जल ही जीवन है योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को जो शुरू करने वाला राज्य है वो है असम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस शिशु सुरक्षा ऐप का मतलब है कि नैतिक जिम्मेवारियों को सशक्त बनाने के लिए असम सरकार ने ये शुरू किया है। आसाम से कुछ और याद रखिएगा, जैसे आसाम से अरुणोदय स्वर्ण योजना और अभिनंदन योजना। अगर हम बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब से एक और ऐप याद रखिएगा, घर घर निगरानी ऐप। एक बिहार से भी ऐप याद रखिएगा, बिहार ने भी एक ऐप चलाया है संजीवन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है चंद्रयान 2 को इसरो ने कब प्रक्षेपित किया था। तो चंद्रयान 2 को GSLV MK3MI के द्वारा 22 जुलाई 2020 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 2020। तो यानी ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 2019। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात यहीं पे इसरो की कर लेते हैं तो इसरो से याद रखिएगा इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं विक्रम साराभाई और इसके जो डायरेक्टर हैं अभी तत्कालीन उनका नाम है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया है। और किनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये किया गया है। और इस बार इसका विषय था एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। अगर हम बात नई दिल्ली की करते हैं तो नई दिल्ली से कुछ और याद रखिएगा, नई दिल्ली में इस बार आयोजन हुआ है रायसीना डायलॉग 2020 का, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का और नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेयर का जो तीसरा संस्करण था इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगर हम बात बेंगलुरु की करते हैं तो बेंगलोर से याद रखिएगा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन यहाँ हुआ है। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ से याद रखिएगा 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान केंद्र का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JS खंडेराव को सम्मानित किया गया है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये कला के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार के द्वारा दिए जाने वाला ये प्राइज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JS खंडेराव।
चलिए, वासुदेव कामत से याद रखिएगा, ये 2019 के लिए मिला है जेएस खंडेराव को और वासुदेव कामत को मिला है 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था वो था वुमेन इन साइंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब से जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 1986 से। मनाया कब जाता है, 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगर हम फरवरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को तो ये मनाया ही जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मई को। मई से अगर और कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखें तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगर हम बात 3 मार्च की करते हैं तो 3 मार्च से याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोंगबिलिंगली के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर और ये अनुपम खेर की जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है श्री बिल्ली पुत्तूर पलकोवा मिठाई जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगर हम बात तमिलनाडु से करते हैं तो तमिलनाडु के कुछ और चीज़ों का नाम याद रखिएगा जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे है डिंडी गुलताले, कंदागी साड़ी और त्रिभुवनम सिल्क साड़ी। अगर हम बात केरल की करते हैं तो केरल से याद रखिएगा तिरूर पान का पत्ता, वायनाड रोबेस्टा कॉफ़ी। अगर हम बात कर्नाटक की करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और चिकमगलूर अमेरिका कॉफ़ी। अगर हम बात जीआई टैग की करते हैं तो जीआई टैग जो होता है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दिल्ली में किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था शेर शाह ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। अगर बात शेर शाह सूरी की करते हैं तो ये रोहतासगढ़ किला का भी निर्माण करवाया था और इससे एक चीज और याद रखिएगा इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत किया था। इसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। अगर हम बात अकबर की करते हैं तो अकबर से याद रखिएगा इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, इबादत खाना का निर्माण करवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, दीवाने खास, ये सब का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगर हम बात हुमायूं की करते हैं तो हुमायूं से याद रखिएगा इसने 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था। औरंगजेब से जो याद रखने वाली बात है, औरंगजेब से याद रखिएगा इसने 1679 में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था और 1665 में इसने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है बिहारी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एदान सिंह भाटी। इनका नाम है डॉक्टर एदान सिंह भाटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनको 29वां बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28वां अगर हम बात करते हैं जो कि 2018 में मिला है तो 28वां 2018 में बिहारी पुरस्कार मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ को। अगर हम बात नासिरा शर्मा की करते हैं तो नासिरा शर्मा से याद रखिएगा इनको 2019 का ब्यास सम्मान मिला है। इनके एक उपन्यास है कागज का नाव उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है। तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध तो पहले हॉकी से है, ये याद रखिए, और इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में और इसे जीता है दक्षिण कोरिया और भारत को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। इससे रिलेटेड एक और चीज़ याद रखिएगा सुल्तान ऑफ जोहर कप, ये भी सुल्तान ऑफ जोहर कप भी हॉकी से संबंधित है और ये ब्रिटेन जीता है भारत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो मैच फिक्सिंग को जो अपराध घोषित किया है वो किया है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है बिहार के पहले फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये राजगीर में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकन पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 72216 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेलवे बजट में कुछ और घोषणा की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि रेलवे बजट जो था उसमें ये कहा गया था कि 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा, तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट किया जाएगा और 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? तो ये कर दिया गया है 24 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? तो जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा हुई थी तो उसके बाद नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दिया था और एक अलग बनाया था एक संस्था जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो प्रेस एक्ट निरस्त अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि प्रेस एक्ट जो निरस्त किया था वो किया था लॉर्ड एरिपन ने। और लगाया कौन था? लगाया था लॉर्ड लिट्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन जो था वो भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके नेता कौन थे? इनके नेता का नाम था चितर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन है? ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1918 में बंबई में और इसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था वो भारत पे हुआ था 1398 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। और ये जो उस समय तुगलक शासक कौन था? उस समय तुगलक शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्न में से कौन वेदांग से संबंधित नहीं है? वेदांग है कितने? 6। वेद 4, वेदांग 6। अगर हम बात करते हैं वेदांग की तो इसमें वेदांग से संबंधित है शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरूपित, ये सब वेदांग से संबंधित है। लेकिन जो योग है वो वेदांग से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के मृण्मयी मूर्तियां मिली हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर से ये मिला है। रंगपुर और लोथल से भी मिला है तो रंगपुर होगा इसका आंसर। तो अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो कालीबंगन होना चाहिए यहाँ पे। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो ये घग्गर नदी पर है और इसके उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। 1953 में इसका उत्खनन हुआ था। रंगपुर की बात करते हैं तो ये मादर नदी पर, इसको उत्खनन करता है रंगनाथ राव और ये भी 1953-54 में इसका उत्खनन हुआ था। अगर हम बात बनमाली की करते हैं तो बनमाली जो है रंगोई नदी पर है, इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिस्ट और 1974 में हुआ था। अगर हम बात सुतकांग डोर की करते हैं तो ये दासक नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित मानते हैं? अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की तो वैदिक काल में जो सोम देवता हैं उनको बोला जाता था वनस्पति के देवता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और अन्य देवताएं हैं जिनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आंधी तूफान के देवता मरुत को बोला जाता था, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि को बोला जाता था, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अगर तीसरे तीर्थंकर देखिए, पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ और तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभवनाथ। और फिर 23वें तीर्थंकर के नाम याद रखिएगा, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। पहले तो बात करते हैं कि खालसा भूमि है क्या। तो जो भूमि राज के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमियां होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था, और ये अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी था यही राजस्व और लगान व्यवस्था का इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था। अगर हम बात और अलाउद्दीन खिलजी से करते हैं तो इससे जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि इसने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था, और जो खम्स होता है मतलब जो लूट के लाने वाला जो धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा 3/4 भाग कर दिया था, और घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी इसने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। अगर हम बात तबकात ए नासरी की करते हैं तो तबकात ए नासरी के जो लेखक हैं वो हैं मिन्हास उल सिराज। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इसी पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो बेरोजगारों को जो रोजगार देने वाला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात फिरोज शाह तुगलक की करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा इसने अपने शासनकाल में 24 जो कष्टदायक करों था उसको समाप्त करके केवल 4 कर लगा दिया था। यह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, और इसने दीवाने बंदेगान दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी। साथ ही साथ इसने लगभग 300 नए नगरों की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व बड़े आराम से कर लीजिएगा क्योंकि बेस सबका सेम है 5। तो 5 × √5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/2। यहाँ हम लोग इंटू में लिख सकते हैं 5/3, और डिवाइडेड बाई यहाँ डिवाइडेड बाई है 5 टू द पावर में -3/2। तो ये सब बेस सेम है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा b = 2 दिया हुआ है तो b = 2 यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो ये ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि ए 10,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद 8,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में चूंकि 4600 रुपये का लाभ होता है तो बी का हिस्सा क्या था। तो देखिए ए कितने दिन रहता है, ए रहता है 10,000 लगाकर 12 महीने तक, और बी रहता है 8,000 लगाकर 4 महीने बाद आता है, यानी 4 महीने तक रहता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो निकल के आएगा 15:8। तो 15:8 में ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो बी का हिस्सा होगा वो होगा 1600 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम को 36 दिन में समाप्त कर दिया जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं शेष दिन की तो टोटल 81 दिन है, और ठीक है 27 दिन बाद यानी जो शेष दिन है वो हो जाएगा 54 दिन। तो 36 दिन में काम समाप्त होने के लिए जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो हो जाएगी 54 इंटू में 64 अपॉन में 36, तो हो जाएगा कितना 96। और पहले से कितने व्यक्ति थे 64, तो 96 - 64 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 32। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। देखिए इसको मान लीजिए कि कपड़े का मूल्य 100 है, क्लियर है, और खर्च 100 रुपया है। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपया, और नया खर्च कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो वृद्धि यहाँ कितने का हुआ 15 रुपये का। तो 125 रुपया में कितने रुपये का कटौती होता है 15 रुपये का। तो इसी तरह से 100 रुपये में निकाल लीजिएगा तो कितने का हो जाएगा 12% का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है यदि 2/2 वर्ष पश्चात मृत्यधन 161 रुपीज़ है तथा ब्याज 21 रुपये है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। ब्याज बराबर आप लोगों को पता ही है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 161 - 21 कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा। मूलधन आ जाएगा 140 रुपया। तो ब्याज की दर यहाँ से आराम से निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सबसे अधिक जो है वो है लद्दाख की पूगा घाटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो आइंस्टीन है उसे नागार्जुन को कहा जाता है, और इसे शून्यवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो उबेर कप का संबंध जो है वो महिला बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 मैच करने के लिए कह रहा है, तो देखिए ये मैच किसके साथ करेगा। अगर हम बात नेपानगर की करते हैं तो ये अखबारी कागज़ के साथ मैच करेगा। सिंदरी की अगर बात करते हैं तो ये उर्वरक कारखाना के साथ मैच करेगा। और अगर हम बात करते हैं तातीपाका का, तो तातीपाका मैच करेगा तेल शोधन कारखाना के साथ, और कुल्टी की मैच करेगा लौह इस्पात कारखाना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये आयरलैंड के चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयरलैंड की राजधानी है कहाँ, डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। तो प्लीहा जो है वो कोई सा भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वो मूल रूप से रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 93। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है। तो डायनेमो देखिए बिजली उत्पन्न कैसे करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका जो मुख्य काम है ये ऊर्जा का एक कन्वर्टर के रूप में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर प्राथमिक सेल होता क्या है। तो एक ऐसा सेल जिसमें रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, वैसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीसा संचालक सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी। देखिए यूनिटों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, वाट इंटू में घंटा अपॉन में 1000। तो यहाँ 100 हो जाएगा, इंटू में 10 अपॉन में 1000। तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कह रहा है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वो किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स यानी मृत जीव की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोई भी मृत जीव की आयु जो है वो कार्बन 14 समस्थानी की सहायता से ज्ञात की जाती है। मरणोपरांत जीवों में जो बचा हुआ C14 होता है कार्बन 14, उसकी सक्रियता दर और उसकी बची मात्रा के आधार पर जीव के मृत होने की समय जो है वो ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर मतलब पीपीपी के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। तो पहला स्थान पर है चीन, दूसरा पर यूएसए, तीसरा भारत, चौथा जापान, पांचवा जर्मनी। तो यहाँ पहला पूछ रहा है तो पहला आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो मानव संसाधन के विकास को दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो था 1992 से लेकर 1997 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 10वीं था 2002 से लेकर 2007 तक, और इसमें देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना इसका उद्देश्य था। अगर हम बात 9वीं की करते हैं तो ये था 1997 से लेकर 2002 तक, और इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगर हम 11वीं की बात करते हैं तो ये था 2007 से लेकर 12, और इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो जब भी देखिए कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो जो आयात होगी वो महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा, मतलब 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा। इससे बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है वो कम हो जाएगी और बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में भी कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का पहला भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।